विजय जी, ये मोदी जी ने जो कहा था एक अकेला सब पे भारी, क्या वो जुमला था? क्या ऑर्गेनाइजर ने जो पिछले दिनों लिखा कि मोदी मैजिक के भरोसे अब बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है, क्या उसमें सच्चाई है? और क्या यही कारण है कि अचानक उनको सारे ऐसे नामों को इकट्ठा करना पड़ा जिसको हम शायद याद नहीं कर सकते? मतलब जीके वासन टीएमसी के का गठबंधन बीजेपी के साथ है, आज मुझे अचानक पता चला। या केरला कांग्रेस थॉमस जो 2021 में छोड़ के चले गए थे, अचानक लगा रही ये कहां से आ गए? या फिर ये पता चला कि ये जो जीतन राम मांझी हैं, ये बड़े जिताऊ नेता हैं। इसका एहसास अभी अचानक हुआ। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर नेता हैं, फ्रांस अमेरिका जीत कर आए हैं, उनका जादू चलता है, तो फिर ये गठबंधन के 38 नाम गिनाने की जरूरत क्या है? अकेला मोदी काफी है। देखिए, मोदी अभी भी लोकप्रिय हैं आशुतोष, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम याद करेंगे कि 2019 में 37% से था बीजेपी का आंकड़ा, पॉपुलर वोट जो था 63% फिर भी दूसरी साइड पे था। अब ऑपोजिशन क्या कर रही है, वो 63% में से जितना संभव हो सके उनको एकजुट करने की कोशिश कर रही है ताकि टक्कर दे सके। पर ये कहना कि 37% अभी हट गया है, ये कहना अभी प्रीमच्योर होगा। मुझे नहीं लगता वो हटा है। लोकप्रिय इक्का दुक्का परसेंट इधर उधर हो जाए, लोग जो उनकी जो वोट बेस है वो मुझे लगता है कायम है। खेल यहाँ होगा किस हद तक एकजुटता होती है विजय और जी, किस आप हद जवाब तक कर पाते हैं। विजय त्रिवेदी, आप जवाब देंगे इसका? अनम्यूट करें, अपने को अनम्यूट करें। आशुतोष जी, जैसे नीरजा जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या वो अकेले भारी हैं, इसको आप जुमला भी भले ही कह लें, लेकिन वो एक परसेप्शन भी है और अभी देश में वो सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही वो। ठीक है, 45% वोट है बीजेपी प्लस का। और एक बात जो हम लोग करते हैं, हमारी प्रॉब्लम है, अभी हम पिछले 2 साल से केवल ये कर रहे थे कि देखिए एनडीए टूट रहा है, अकाली दल चला गया, शिवसेना चली गई, नीतीश कुमार चले गए, ये सब चले गए, टीडीपी चली गई, तो फिर एनडीए तो था ना। आज हम कह रहे हैं नहीं, एनडीए को अचानक बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? जिस दिन पार्टियां छोड़ती हैं तो हम याद करते हैं कि भाई एनडीए से पार्टियां छोड़ रही हैं, जिस दिन पार्टियां जुड़ रही हैं तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो अकेली पार्टी थी। 303 और 355 में 303 भारतीय जनता पार्टी की सीट है, एनडीए की 355 सीट है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी रामदास अठावले को भी मंत्री बनाकर रखती है, एलजेपी को भी मंत्री बनाकर रखती है, नीतीश कुमार जब तक साथ थे तब भी थे, और 2019 के चुनाव को याद कीजिए, शिवसेना भी उनके साथ चुनाव लड़ी थी, अकाली दल भी उनके साथ चुनाव लड़ा था, जेडीयू भी उनके साथ चुनाव लड़ा था, अठावले भी उनके साथ चुनाव लड़ा था, और भी बहुत सारी पार्टियां नॉर्थ ईस्ट की थी जो उनके साथ चुनाव लड़ी थी। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये परसेप्शन बनाने के लिए मैं इस बात को मानता हूँ कि बेंगलोर में जो एक्सरसाइज हुई है उसका एक रिपरकशन है या उसका एक रेस्पॉन्स है कि लग रहा है कि कहीं ये ना लगे कि हम अकेले हैं। इसलिए 38 पार्टी में बहुत सारी पार्टियों का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कि वो 0 लोकसभा सीट्स पर है, लेकिन वो तो आज जो 26 पार्टी बैठ रही है उसमें भी 4 बड़ी पार्टियां, और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जिसे हम आरजेडी मानते हैं वो 0 लोकसभा सीट वाली है। आम आदमी पार्टी 1 लोकसभा सीट वाली पार्टी है। इसलिए ये सारा काम परसेप्शन का है, परसेप्शन में कितनी मदद मिलती है। भारतीय जनता पार्टी उस परसेप्शन को लेना चाहती है, और चुनावों में कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि भाई 224 सीटें मैं देख रहा हूं जिसमें 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 2019 के चुनाव में, 50% से ज्यादा वोट। और यदि 2014 और 2019 को देखें तो 2014 में जहां उनको 35% वोट मिले थे और 37% वोट मिले थे और वो 61% पर थे अपोजिशन, वो 2019 में 45-55 पर हो गया। तो बीजेपी का वोट तो और बढ़ गया ना, बीजेपी और एनडीए का वोट तो 2019 में और बढ़ गया है, 283 से 282 से 303 पर आ गए। तो इसलिए कोई इतना मुश्किल काम उनके लिए नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन बनाना जरूरी है चुनाव में। ये ना लगे कि विपक्ष एक बड़ा हिस्सा हो गया जहां पर 24-26 पार्टीज हैं जो बड़ा काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले रह गई है। और जब जरूरत हो तो दिवाली आती है तो अपने घर में जो पुराना सामान भी रखा रहता है उसको साफ सुफ करके निकाल ही लेते हैं ना, रखा रहता है बहुत बार कमरों में,
काम में नहीं आता तो उसको भी रख लेते, भले उस पर बैठने की जरूरत ना पड़े, उसको देखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन घर को ठीक रखने के लिए कि हाँ इनके पास ये सामान भी है, तो उसको रख लेना महत्वपूर्ण है। बेंगलोर को मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली याद दिलाऊं आपको, बेंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग को मैं इसके रेफरेंस के तौर पर नहीं देख रहा कि इसका कोई मायने निकाला जाए, लेकिन 77 में जब इलेक्शन, जब अपोजिशन यूनिटी की बात हुई थी, तो बेंगलोर से ही ये नारा दिया गया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और 89 में भी जनता दल जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में था वीपी सिंह के वक्त में, जब कांग्रेस को हटाना था। तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बेंगलोर में ये बैठक हो रही है, तो इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली एक रेफरेंस के तौर पर देखना चाहिए। इसलिए कोई बहुत कमजोर बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन मिल रही है, लेकिन इतने सारे कंट्राडिक्शंस हैं जो विजय ग्रोवर साहब ने बताए, उन सबको कैसे करेंगे। और फिर अभी जो बात हुई कि अभी दल मिल रहे हैं, जब दिल मिलेंगे तो कैसे बात बनेगी, तो दल से दिल मिलने तक में अभी बहुत रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। और दल और दिल मिलने में केवल ये है कि एक कॉमन इंटरेस्ट है। अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, कॉमन एजेंडा तो है ना। कॉमन एजेंडा एक बेसिक है कि बीजेपी सरकार को हटाना है, बाकी सब चीजें छोटी छोटी हैं। तो यदि उस कॉमन एजेंडा पर सब लोग एग्री कर लें और 1:1 सीट पर आ जाए तो मुश्किल काम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, ये समझना भी हम लोग थोड़ी सी जाति करेंगे अगर हम ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर का रेफरेंस दे रहे थे। ऑर्गेनाइजर चूंकि आरएसएस से जुड़ी हुई पत्रिका, हालांकि वो एक जमाने में यही कहा कि ऑर्गेनाइजर ने कहा कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। बिल्कुल।